इन साथियों, सीपीसी का नाम लेते ही आपको इस तरह से प्लेनेट की तरह से दिखने लगता है। यानी सीपीसी लगता है आपको कि ये प्लेनेट है, कोई बहुत ही जटिल मामला है और इस तरह से उलझा हुआ सा दिखता है आपको। बिल्कुल आप कंप्यूटर के फार्मूले की तरह से या रॉकेट साइंस के फार्मूले की तरह से समझने की कोशिश करते हैं और परेशान भी होते हैं। तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। और वैसे भी जब लास्ट मोमेंट होता है तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना होता है, बल्कि रिलैक्स मोड में केवल रिवाइज करना होता है चीज़ों को। जो आपने पहले से पढ़ा हुआ है उन्हीं चीज़ों को रिवाइज करना होता है। कोई नया कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश नहीं करनी है, कोई नई चीज़ नहीं पढ़नी है। तो उसी सेंस में हम लोग आज का जो ये सेशन रखेंगे, इस सेशन में सिर्फ और सिर्फ क्विक रिवीजन या शॉर्ट समरी देखेंगे। कोई डीप डिटेल नहीं और कोई जटिल कंसेप्ट को समझने की कोशिश नहीं करेंगे। तो उसी संदर्भ में आसान भाषा में आसान तरीके से एक समरी जानने की कोशिश करेंगे, एक ओवरव्यू जानने की कोशिश करेंगे सीपीसी की। क्योंकि बिहार एपीओ में पहली बार सीपीसी पूछा जाएगा, तो कम से कम ये पूरा लेक्चर देखने के बाद आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ, सीपीसी अब थोड़ा समझ आ रही है और सीपीसी का एग्ज़ाम हम दे सकते हैं। तो पर्पज़ यही है आज का, और इसी पर्पज़ से आप रिलैक्स मोड में देखेंगे, सुनेंगे। तो सबसे पहले अगर बात की जाए इसके परिचय की, तो सीपीसी वास्तव में है क्या? तो ये एक प्रोसीजर है, यानी प्रोसीजर लॉ है, सब्सटेंटिव लॉ नहीं है। और ये क्या करता है कि कोर्ट्स में जो प्रोसीजर चलते हैं उन प्रोसीजर्स को गवर्न करने के लिए बनाया गया था। यूनिफॉर्म एक प्रोसीजर हो सिविल मैटर्स के लिए, और यहाँ पे राइट्स और लाइबिलिटी ना ही क्रिएट किए जाते हैं और ना ही उनको गवर्न किया जाता है, बल्कि केवल और केवल एक मशीनरी प्रोवाइड की जाती है सिविल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए। यानी सिविल राइट्स यहाँ पे क्रिएट न करके उनको इन्फोर्स करने का मैकेनिज्म दिया गया है या बताया गया है। सीपीसी इज द लॉ दैट रेगुलेट्स द इंस्टीट्यूशन, ट्रायल, एग्जीक्यूशन, अपील एंड अदर प्रोसीडिंग्स। यानी इन प्रोसीडिंग को संचालित करने के लिए ही ये मैकेनिज्म देता है या उनको रेगुलेट करता है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो यूनिफॉर्म प्रोसीजर प्रोवाइड करना, फेयर और स्पीडी जस्टिस को इंश्योर करना, मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग को प्रिवेंट करना, जस्टिस हो नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों के अनुसार उसको सिक्योर करना, और रेगुलेट करना पावर और जुरिडिक्शन को, सिविल कोर्ट के जुरिडिक्शन और पावर को रेगुलेट करना, ये इसका मकसद है। अब इसके बाद इसके नेचर की बात की जाए तो जैसा हम लोगों ने पहले ही कहा कि ये प्रोसीजरल एडजेक्टिव लॉ है, ये सब्सटेंटिव नहीं है। और ये जनरल लॉ देता है सिविल प्रोसीडिंग के लिए, और ये हमेशा सभी मामलों में लागू होता है जब तक कि किसी सीपीसी के प्रोविज़न में ही मना ना किया गया हो या किसी स्पेशल इंस्टीट्यूट में मना ना किया गया हो एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली, तब तक ये सभी मामलों में लागू होता है। अब अगर इसके पीछे सिद्धांत की बात की जाए तो प्रोसीजर इज़ द हैंडमेड ऑफ जस्टिस। यानी कि ये एक तरह से कहें आपकी सहायक है विधि के लिए या न्याय के लिए, उसका मालिक नहीं है। यानी प्रोसीजर जो होता है वो सहायता करता है, उसको उस पर स्वामित्व तो नहीं स्थापित करता। ये इसके पीछे एक मुख्य सिद्धांत है। ये हमेशा बार बार जजमेंट्स में और विभिन्न सिद्धांतों में ये चीज़ें यूज़ की जाती हैं। तो इस सेंस में ये बातें हम लोग क्यों कर रहे हैं कि कभी कभी आपसे एसर्शन वगैरह के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तब ये थोड़े से हेल्प करते हैं आपको। ये चीज़ें अगर आपने फॉर्मल ये चीज़ें देखी होंगी तो ये आपको हेल्प करेंगी। अब सीपीसी की स्कीम क्या है, यानी इसको कैसे फार्मूलेट किया गया है, इसका स्ट्रक्चर क्या है? तो इसमें कुल 158 धाराएं हैं और एक शेड्यूल दिया गया है, जिस शेड्यूल में कुल 51 ऑर्डर्स की बात की गई है, और उन ऑर्डर्स में बहुत सारे रूल्स बताए गए हैं। यानी प्रोसीजर को संचालित करने का दो तरीका, यानी हम लोग सीपीसी को दो भागों में बांट सकते हैं। एक इसका सेक्शन वाला पार्ट जिसको सब्सटेंटिव पार्ट माना जाता है, और ऑर्डर वाला पार्ट जिसे हम विशुद्ध रूप से प्रोसीजरल पार्ट मानते हैं। और यहाँ जैसा मैंने वर्ड यूज़ किया सब्सटेंटिव पार्ट, तो सीपीसी का सब्सटेंटिव पार्ट, ऐसा नहीं कि सब्सटेंटिव लॉ है ये वाला पार्ट, सीपीसी का मुख्य भाग यानी हम कहें कि ये है, और इसका प्रोसीजरल पार्ट ये है, इस तरह से हम कह सकते हैं। अब सेक्शन और ऑर्डर में डिफरेंस क्या है? तो सेक्शन जैसा मैंने कहा कि वो मुख्य पार्ट है उसका, और कहीं ना कहीं इसे हाई कोर्ट के द्वारा अमेंड नहीं किया जा सकता। इसे कौन अमेंड करेगा? तो केवल लेजिस्लेचर ही अमेंड कर सकता है। और अगर हम लोग ऑर्डर्स की बात करें तो ऑर्डर में डिटेल प्रोसीजर बताए गए हैं, और इन्हें हाई कोर्ट के द्वारा भी अमेंड किया जा सकता है। और यानी कि क्या डिफरेंस हम लोगों ने जाना कि सब्सटेंटिव
और साथ साथ प्रोसीजरल दोनों भाग है सेक्शन वाले पार्ट में, जबकि ऑर्डर में केवल प्रोसीजर की बात की गई है और इसे हाई कोर्ट के द्वारा भी अमेंड किया जा सकता है। अब इसके स्टेजेज की बात की जाए, नहीं कि जो सूट या ट्रायल चलता है, सिविल सूट के स्टेजेज क्या क्या होते हैं। तो इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, इशू ऑफ समन यानी समन जारी करना पक्षकारों को, पार्टी का अपीयरेंस कोर्ट के सामने, रिटन स्टेटमेंट देना, चूँकि प्लेंट जो है प्लीडिंग पहले ही आ चुकी होती है तभी सूट इंस्टीट्यूट होगा, तो इसका मतलब जैसे ही हमने इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट कहा तो इसका मतलब प्लेंट आ चुका था। तो अब रिटन स्टेटमेंट, फ्रेमिंग ऑफ इशूज़ यानी कि विवादक तय करना, साक्ष्य, आर्गूमेंट, जजमेंट, डिक्री, एग्जीक्यूशन, अपील, रिव्यू, रिवीजन। और अगर आप तुलनात्मक रूप से देखें, अगर बीएनएसएस की बात करें तो बीएनएसएस में जजमेंट के बाद सेंटेंस की बात आती है। चूँकि वहाँ व्यक्ति को जेल भेजना होता है तो वहाँ सेंटेंस की बात आती है और यहाँ पे डिक्री की बात आ रही है, ये डिफरेंस हो जाएगा। बाकी लगभग चीज़ें उसी तरह से चलेंगी, उसी सीक्वेंस में चलेंगी। और दूसरा कि वहाँ अपराधी को, अभियुक्त को जेल भेज दिया जाता है सज़ा भुगतने के लिए, और यहाँ डिक्री को एग्जीक्यूट करने की बात आएगी। ये थोड़ा सा फॉर्मल यहाँ पे डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। और अपील, रिव्यू, रिवीजन ये सेम है उसी तरह से जैसे बीएनएसएस में आपने पढ़ा हुआ है, देखा हुआ है। अब अपील, रिव्यू, रिवीजन, 3 कंसेप्ट की बात यहाँ पे की जा रही है, जबकि बीएनएसएस में रिव्यू नहीं है, यानी क्रिमिनल लॉ में रिव्यू का कोई प्रोविज़न नहीं है। वहाँ सिर्फ और सिर्फ 144 जो है उसका एक्सेप्शन है, अदरवाइज़ वहाँ रिव्यू नहीं होता है क्रिमिनल लॉ में। अब अगर इसके ऑर्डर्स की बात करें तो ऑर्डर 1 में पार्टीज टू सूट की बात की गई है, ऑर्डर 2 में फ्रेम ऑफ सूट की बात की गई है, ऑर्डर 3 रिकॉग्नाइज एजेंट्स एंड प्लीडर्स, 4 इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, 5 इशू एंड सर्विस ऑफ समन, 6 प्लीडिंग्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए, 7 प्लेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी, 8 रिटन स्टेटमेंट, 9 अपीयरेंस एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन अपीयरेंस, यानी आप हाजिर होते हैं तो उसका क्या परिणाम होगा, नहीं हाजिर होते हैं कोर्ट के सामने तब उसका क्या परिणाम होगा, एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज, 11th डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन, 12th एडमिशंस, 13 प्रोडक्शन एंड डॉक्यूमेंट्स, 14 सेटलमेंट ऑफ इशूज़, 16 समनिंग विटनेसेस, 18 हियरिंग एंड एविडेंस, 20 जजमेंट एंड डिक्री, 21 एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। सबसे बड़ा ऑर्डर यही है आपका पूरे ऑर्डर्स में, लगभग इसमें 106 रूल्स बताए गए हैं। तो अपने आप में ये आधे भाग को आप कह सकते हैं कि ये ऑर्डर वाले आधे पार्ट को गवर्न करता है या डील करता है। 22 डेथ, मैरिज एंड इंसॉल्वेंसी, 23 विड्रॉल एंड कंप्रोमाइज़, 26 कमीशंस सूट बाय माइनर्स, 27 इंडिजेंट पर्सन्स यानी जो व्यक्ति अपनी फ़ीस सबमिट करने में अक्षम है उसकी बात की गई है 33 में, और इसी के साथ 44 में इंडिजेंट पर्सन द्वारा अपील की बात की गई है। अब अगर 37 को देखें तो समरी सूट, 39 टेम्प्रोरी इंजंक्शन, 40 रिसीवर, 41 अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री, 43 अपील फ्रॉम ऑर्डर्स और 47 में रिव्यू की बात की गई। तो ये कुछ मुख्य ऑर्डर्स हैं। अब इसके बाद उसमें भी सबसे जो महत्वपूर्ण ऑर्डर्स हैं, पहला पार्टीज, 6वां प्लीडिंग्स, 7वां प्लेंट, 8वां रिटन स्टेटमेंट, 9वां एक्स पार्टी डिक्री, 14 इशूज़, 21 एग्जीक्यूशन, 23 विड्रॉल एंड कंप्रोमाइज़, 27 समरी सूट, 39 टेम्प्रोरी इंजंक्शन, 41 अपील्स और 47 रिव्यू। तो ये आपने ऑर्डर देखा। अब सेक्शंस पे थोड़ा सा हम लोग डिटेल बात करेंगे। उससे पहले ग्रुप ऑफ सेक्शन की अगर बात की जाए तो कभी कभी इस ग्रुप से भी आपको प्री के क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प मिल जाती है। तो सेक्शन 9 से 25 यानी सेक्शन 9 to 25 का जो ग्रुप है वो क्या बात करता है, जुडिक्शन की बात करता है। 26 से 35 बी तक क्या बात की गई है, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट की। 36 से 74 एग्जीक्यूशन, 75 से 78 कमीशंस, 79 से 88 बी सूट्स बाई एजेंट गवर्नमेंट और फॉरेन रूलर्स। 89 में एडीआर की बात की गई है। 96 से 112 तक अपील्स, 113 से 115 रेफरेंस रिव्यू रिवीजन, 121 से 131 रूल्स, 148 से 153 बी तक सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स एंड इनहेरेंट पावर्स ऑफ कोर्ट।
अब इनको अगर एक सीक्वेंस में रखा जाए तो सबसे पहले है जुरिडिक्शन, सूट, समन्स, प्लीडिंग्स, इशूज, एविडेंस, जजमेंट, डिक्री, एग्जीक्यूशन, अपील, रिव्यू, रिवीजन। ये इसका सीक्वेंस है। तो कभी कभी इस सीक्वेंस के आधार पे भी प्री के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। जैसे कहीं अगर तुलनात्मक प्रश्न दे दिया गया तो आपको ये पता होगा कि हाँ, ये धारा बढ़ते क्रम में इस सीक्वेंस में जाएंगी धाराएं, या ऑर्डर भी इसी सीक्वेंस में चलेंगे। तो ये आपको हेल्प कर सकता है प्री के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब अगर हम लोग इससे यानी सीपीसी से रिलेटेड कुछ केसेस की बात करें जो कभी कभी पूछ ली जाती हैं, इंपॉर्टेंट केसेस जो इससे रिलेटेड हैं, तो मुल्ला ने क्या कहा था सीपीसी के बारे में? प्रोसीजर इज इंटेंडेड टू एडवांस जस्टिस नॉट डिफीट इट। यानी प्रोसीजर जो होता है हेल्प करता है, वो डिफीट करने के लिए टेक्निकलिटीज़ के ग्राउंड पे पार्टीज़ के राइट्स को कर्टेल करने की कोशिश नहीं की जाती है, बल्कि इसकी वजह से जस्टिस तक पहुंचने की कोशिश की जाती है। और ये बात बार बार सुप्रीम कोर्ट भी अलग अलग जजमेंट्स में कहता रहता है। सलेम एडवोकेट बार एसोसिएशन यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें सबसे पहला जो मेन मुद्दा था कि जब सबसे पहली बार सीपीसी में सबसे पहली बार मतलब कि 2000 वाले अमेंडमेंट को लेकर के, 2001 वाले अमेंडमेंट को लेकर के तो ये केस आया, तो यहाँ पे अपहेल्ड किया गया उस अमेंडमेंट को। यानी ये कहा गया कि जो अमेंडमेंट किया गया है ये वैलिड है, क्योंकि उसको चैलेंज किया गया था कि इसमें जो बहुत से अमेंडमेंट हैं वो इनवैलिड है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो अपहेल्ड किया गया सीपीसी के अमेंडमेंट को, 2002 के अमेंडमेंट को, और इनकरेज्ड एडीआर अंडर सेक्शन 89। यानी एडीआर को लेकर के भी इस मामले में जजमेंट दिया गया था। के वेलुस्वामी वर्सेस पी एन पलामी स्वामी। स्कोप ऑफ सेक्शन 151 यानी इनहेरेंट पावर को लेकर के बात की गई थी। सत्यधन घोषाल वाले केस में क्या कहा गया? तो रेस जुडिकेटा को डिफाइन किया गया, एक्सप्लेन किया गया। अर्जुन सिंह के केस में क्या कहा गया? डिस्टिंग्विश ऑर्डर 9 रूल 7 फ्रॉम सेक्शन यानी इनहेरेंट पावर। और यहाँ पे जो एक्सपार्टी डिक्री वगैरह को लेकर के मैटर है, उन दोनों को डिसाइड किया गया तुलनात्मक रूप से। अब अगर इसके मेन सेक्शंस की बात की जाए कि कौन कौन से मेन सेक्शंस है, अभी ऊपर हम लोगों ने ऑर्डर देखा, अब यहाँ सेक्शन और थोड़ा सा उसका बहुत समरी डिटेल। तो जो सबसे पहला पार्ट है सीपीसी का, वहाँ पे सेक्शन 2 में डिफिनीशंस को बताया गया है। और ये जो स्टार लगे हुए हैं, ये स्टार आपको डिनोट करेंगे इस बात को लेकर के कि कितना इंपॉर्टेंस है इस सेक्शन की। तो दिस सेक्शंस कंटेंस यानी यहाँ पे परिभाषाएं दी गई हैं अलग अलग टर्म्स की, और उन परिभाषाओं में जो उपधाराएं हैं या जो उसके खंड हैं वो भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो डिक्री को 2.2 में, जजमेंट को 2.9 में, ऑर्डर 2.14। तो ये एक सीक्वेंस में चलते हैं, यानी जजमेंट, डिक्री, ऑर्डर, तो इसलिए ये तीनों एक साथ। डिक्री होल्डर 2.3, जजमेंट डेटर यानी जिस व्यक्ति के खिलाफ डिक्री आई है वो जजमेंट डेटर है 2.10 में, और जिसके पक्ष में डिक्री आई है वो है डिक्री होल्डर 2.3। फॉरेन कोर्ट 2.5, फॉरेन जजमेंट 2.6, मीन प्रॉफिट भी इसको प्रोनाउंस करते हैं, मीन्स मेसने प्रॉफिट भी कहते हैं, तो ये है 2.12। लीगल रिप्रेजेंटेटिव 2.11, पब्लिक ऑफिसर 2.17, मूवेबल प्रॉपर्टी 2.13। अब इसमें कभी कभी आपसे डिक्री और ऑर्डर में डिफरेंस पूछ लिया जाता है, जजमेंट डिक्री में ऑर्डर अंतर पूछ लिया जाता है, और डिक्री के एसेंशियल्स क्या हैं ये पूछ लिया जाता है। तो अगर डिक्री या ऑर्डर में अंतर करने की कोशिश की जाए तो डिक्री हमेशा सूट में आती है, ऑर्डर सूट में भी आ सकता है, किसी एप्लीकेशन पे भी आ सकता है, डिक्री प्रिलिमिनरी फाइनल हो सकती है, ऑर्डर में इस तरह का कोई वर्गीकरण नहीं किया गया है। और डिक्री पार्टी के राइट्स और लाइबिलिटी को पूरी तरह से डिसाइड करती है, ऑर्डर के साथ ऐसा आवश्यक नहीं है। अब अगर जजमेंट और डिक्री की बात की जाए तो जजमेंट डिक्री का कारण है, यानी यहाँ पे उसका रीज़न बताया जाता है कि हम क्यों ऐसी डिक्री दे रहे हैं। यानी फॉर्मल एक्सप्रेशन जो है डिक्री के रूप में जो आपने किया, तो उसका लॉजिक या रीजनिंग जो है वो जजमेंट है, और जो उसका एग्जीक्यूट करने वाला पार्ट है, जो इन्फोर्स किए जाने वाला पार्ट है, उसी को हम डिक्री कहते हैं। अब अगर एसेंशियल्स की बात की जाए डिक्री की, तो अब ये डिफिनीशन पढ़ के आपको ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। तो ये फॉर्मल एक्सप्रेशन है, किस चीज़ का फॉर्मल एक्सप्रेशन है? एडजुडिकेशन का। और किस लिए? कि किसी भी मैटर को जो कंट्रोवर्सी जिसमें है वो पूरी तरह से सॉल्व हो जाए, पार्टी के जो राइट्स हैं और लाइबिलिटीज़ हैं वो पूरी तरह से डिटरमाइन करने के लिए। तो ये इसके कुछ मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, और ये प्रिलिमिनरी हो सकती है, ये फाइनल हो सकती है,
और इसमें क्या क्या शामिल है, तो इसमें रिजेक्शन ऑफ प्लेंट भी शामिल है और डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन विद इन सेक्शन 144, यानी कि रेस्टिट्यूशन भी इसमें शामिल है। और क्या दो चीज़ें शामिल नहीं हैं, तो डिसमिसल ऑफ सूट इसमें शामिल नहीं है डिक्री में, और ऐसे ऑर्डर की तरह अपील जिस मामलों में जिस डिक्री की ऑर्डर की तरह अपील होती हो वो इसमें शामिल नहीं है। तो अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट सेक्शन जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए सेक्शन 9, यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर के जुरिडिक्शन की बात की गई है। कोर्ट शैल हैव जुरिडिक्शन टू ट्राई ऑल सूट्स, यानी सभी जो सिविल मामले हैं उनको सुनने का क्षेत्राधिकार है सिविल कोर्ट के पास, जब तक कि उसे एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली बार न किया गया। अब इसके एसेंशियल्स क्या क्या हैं, सूट मस्ट बी ऑफ सिविल नेचर, सिविल नेचर का सूट होना चाहिए, और जुरिडिक्शन एग्जिस्ट अनलेस एक्सक्लूडेड, यानी जब तक बाहर ना किया गया हो उसके जुरिडिक्शन को कोर्ट को तब तक, और वो एक्सक्लूड कैसे किया जा सकता है, तो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से बाहर किया जा सकता है, अदरवाइज सभी सूट को ट्राई करने का सिविल कोर्ट के पास जुरिडिक्शन या पावर होती है। इंपॉर्टेंट केस है इसके लिए धूला भाई वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का। और अब नेक्स्ट सेक्शन क्या कह रहा है, स्टे ऑफ सूट, और इसी को हम लोग रेस सब जुडिस के नाम से भी जानते हैं, यानी एक सूट अगर आपने फाइल कर दिया किसी एक कोर्ट में तो दूसरा कोर्ट उसको इंटरटेन नहीं करता है, इसी बात को हम लोग रेस सब जुडिस के नाम से जानते हैं। प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट एक होना चाहिए, पेंडिंग हो किसी कोर्ट में, सेम पार्टीज़ के बीच में हो, सेम मैटर इन इशू हो और कॉम्पिटेंट कोर्ट के पास हो, तब ये रूल यानी सेक्शन 10 अप्लाई होता है। इसका ऑब्जेक्ट क्या है, तो अवॉइड कन्फ्लिक्टिंग डिसीजंस, यानी विरोधाभासी जजमेंट ना आए, इस बात के को इंश्योर करने के लिए ऐसा रूल बनाया गया। नेक्स्ट उसी का बड़ा भाई है रेस जुडिकेटा। रेस जुडिकेटा और रेस सब जुडिस में डिफरेंस क्या है कि रेस सब जुडिस में मैटर पेंडिंग होता है, डिसाइड नहीं किया गया होता है अभी, और रेस जुडिकेटा में मैटर को डिसाइड किया जा चुका होता है। तो डिसाइडेड मैटर के बाद दूसरा मैटर नहीं लिए जाने का जो सिद्धांत है वो रेस जुडिकेटा के नाम से जानता है, और पेंडेंसी के दौरान दूसरा सूट फाइल ना करने को या ट्राई ना करने को जो रोक लगाता है वो रेस सब जुडिस। तो रेस सब जुडिस की बात सेक्शन 10 में और रेस जुडिकेटा की बात सेक्शन 11 में। ए मैटर वंस फाइनली डिसाइडेड कैन नॉट बी रीओपन्ड बिटवीन द सेम पार्टी, यानी अलग अलग पार्टीज़ अलग अलग तरीके से सूट फाइल कर सकती हैं, लेकिन सेम पार्टी सेम इशू को लेकर के फाइल नहीं कर सकती हैं। इसके लिए क्या क्या होना चाहिए, तो सेम पार्टी, सेम इशू, सेम टाइटल, कॉम्पिटेंट कोर्ट, फाइनल डिसीजन आ चुका हो तो उसके बाद फिर से नया सूट इंटरटेन नहीं किया जाएगा। इस पर लैंडमार्क जजमेंट जो है सत्यधन घोषाल का है, दरियाव का स्टेट ऑफ यूपी का केस है। कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा, और दोनों में डिफरेंस क्या है, यानी मेन रेस जुडिकेटा और रेस सब जुडिस में, और कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा और मेन रेस जुडिकेटा में अंतर क्या है। तो कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा का मतलब यह है कि स्पष्ट रूप से वो मामला न्यायालय के सामने डिसाइड नहीं हुआ था, लेकिन पार्टीज़ के द्वारा उस मैटर को उठाया जाना चाहिए था, उन लोगों ने नहीं उठाया, तो उस पर भी रोक लग जाती है, उस पर भी रेस जुडिकेटा का सिद्धांत लागू हो जाता है। यानी हम कह रहे हैं कि विवक्षित रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से ये नियम लागू हो जाता है, इसीलिए हम इसे कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा कहते हैं। और डायरेक्ट रेस जुडिकेटा का मतलब कि निश्चित रूप से स्पष्टतया उस मैटर को निपटा दिया गया होता है। और अब रेस जुडिकेटा और रेस सब जुडिस में क्या अंतर है, ये हम लोगों ने ऊपर ही बात कर ली थी कि ये अभी पेंडिंग होता है और ये पूरी तरह से फाइनल डिसीजन इसका आ चुका होता है। अब सेक्शन 10 प्लेस ऑफ सुइंग, तो कहाँ पे सूट फाइल किया जा सकता है, और यहाँ पे धारा 15 से लेकर के धारा 20 तक, ये लगभग 4-5 धाराएं पूरी तरह से जुडिक्शन की बात करती हैं। तो सेक्शन 15 जो है वो ये बात कहता है कि किस कोर्ट में आप सूट फाइल करेंगे, तो सबसे छोटे कोर्ट में। फिर 16 से लेकर के और 20 तक की ये 5 धाराएं केवल और केवल टेरिटोरियल जुडिक्शन की बात करती हैं। तो डिफेंडेंट रिजाइड जहाँ वो रहता हो वहाँ पे सूट फाइल किया जा सकता है, डिफेंडेंट जहाँ बिजनेस करता है या जहाँ पे एक्शन एराइज हुआ, चाहे वो पूरी तरह से या उसका पार्ट कोई एराइज हुआ, तो वहाँ पे सूट फाइल किया जा सकता है। और इमोबल प्रॉपर्टीज़ के मामले में जहाँ प्रॉपर्टी सिचुएट होगी वहाँ पे सूट फाइल होगा। इसके पहले की धाराओं में ये सब बातें की गई। अब सेक्शन 24 क्या बात कर रही है, ट्रांसफ़र ऑफ केसेस की बात कर रही है, यानी हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किसी मैटर को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, यानी सूट को, अपील को या किसी दूसरी प्रोसीडिंग को। तो हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में धारा 24 में बात की गई है, और 25 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यही सेम ट्रांसफ़र वगैरह की बात 25 में की गई है। ये किस लिए किया जाता है, तो पार्टीज़ की सुविधा के लिए, न्याय की प्राप्ति के लिए और फेयर ट्रायल के लिए। अब इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, ये सेकंड पार्ट है सीपीसी का।
और धारा 26 में इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट की बात की गई है। तो सभी सूट कैसे फाइल किया जाएगा, तो प्लेंट को रिप्रेजेंट करके सूट फाइल किया जाता है। अब यहाँ पे किस तरह से सूट फाइल किया जाएगा, तो ये सपोर्टेड होगा एफिडेविट से, और 2 कॉपी में, ये ऑर्डर 4 में ये बात की जा रही है, ऑर्डर 4 के रूल 1(1) में, कि सभी सूट 2 प्रतियों में फाइल किया जाएगा। धारा 35 में कॉस्ट की बात की गई है। तो धारा 35 में किस तरह की कॉस्ट होगी कि यदि कोई पक्षकार जो सक्सेसफुल पार्टी है उसके फेवर में उसको कॉस्ट दिलाने की बात की जाती है कि जो पक्ष सूट को फेल कर गया है वो देता है सक्सेसफुल पार्टी को। क्या देना पड़ेगा ये कोर्ट डिसाइड करता है, अलग अलग मैटर को देखते हुए उन मैटर में कोर्ट प्रॉपर डिसीजन लेकर के कॉस्ट के लिए ऑर्डर कर सकता है। अब 35A में कंपनसेटरी कॉस्ट की बात की गई है कि अगर कोई फॉल्स और वेक्सेसियस क्लेम किया गया है, और चाहे वो डिफेंस के लिए हो चाहे वो प्लेंटिफ के लिए हो, तो इन लोगों के लिए कंपनसेटरी कॉस्ट दिलाई जा सकती है। अब ये डिले के लिए भी कॉस्ट दिलाई जा सकती है, और इसकी जो मात्रा है वो 3000 तक रुपए के लिए फिक्स की गई है। बाकी सभी मामलों में केस टू केस और फैक्ट टू फैक्ट वो डिपेंड करेगा, लेकिन यहाँ 3000 रुपये का नाम ले लिया गया है कि 3000 रुपये तक दिलाया जा सकता है। एग्जीक्यूशन धारा 36 से 74 तक जो पीछे हम लोगों ने बात की थी, तो एग्जीक्यूशन का मतलब क्या है कि डिक्री को वास्तव में लागू कराना। यानी जैसे मान लीजिए कि मेरे फेवर में डिक्री आ गई कि आप लोग मुझे 10,000 रुपये देंगे, आप लोग जजमेंट डेटर हैं, मैं डिक्री होल्डर हूँ, तो ऑर्डर किया कोर्ट ने कि जजमेंट डेटर जो है जजमेंट डिक्री होल्डर को 10,000 रुपये देगा। तो ये तो ऑर्डर आ गया, पेपर पे आ गया, लेकिन वास्तव में 10,000 रुपये दिलाना जजमेंट डेटर से डिक्री होल्डर को, चाहे वो बैंक अकाउंट से अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाए या वास्तव में कैश दे दिया जाए, तो जब तक वो दे न दिया जाए तब तक माना जाता है कि डिक्री एग्जीक्यूट नहीं हुई है। यानी डिक्री को वास्तव में धरातल पे लागू कराने को ही हम एग्जीक्यूशन के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद ट्रांसफ़र ऑफ डिक्री, ये सब ऊपर हम लोगों ने देख लिया। अरेस्ट एंड डिटेंशन, यानी डिक्री आने के बाद अरेस्ट और डिटेंशन भी हो सकता है डिक्री को लागू कराने के लिए। प्रॉपर्टी को अटैच भी किया जा सकता है, प्रॉपर्टी को सेल भी किया जा सकता है एग्जीक्यूट करने के लिए डिक्री को। यानी ये सब उसके माध्यम हैं डिक्री को लागू कराने के। अब इसके बाद धारा 47 क्या कहती है, तो क्वेश्चन टू बी डिटरमाइंड बाय एग्जीक्यूटिंग कोर्ट, यानी जो कोर्ट डिक्री को एग्जीक्यूट कर रही होगी वो किन किन क्वेश्चन को डिटरमाइन कर सकती है, उस तरह की बात धारा 47 में की गई है। एवरी क्वेश्चन रिलेटिंग टू एग्जीक्यूशन शैल बी डिटरमाइंड बाय एग्जीक्यूटिंग कोर्ट एंड नॉट बाय ए सेपरेट सूट। यानी जब किसी डिक्री को एग्जीक्यूट किया जा रहा होगा तो वहाँ पे एग्जीक्यूशन को लेकर के जो भी क्वेश्चन अराइज होंगे उसका डिटर्मिनेशन कौन करेगा, तो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट करेगी। उसके लिए अलग से आपको सूट फाइल नहीं करना होता। यही सिंपल सी बात यहाँ पे कही जा रही है। एग्जीक्यूटिंग कोर्ट कैन नॉट गो बिहाइंड द डिक्री, लेकिन डिक्री के पीछे उसकी अवैधता वगैरह को चेक करने का कार्य एग्जीक्यूटिंग कोर्ट का नहीं है, यानी निष्पादन न्यायालय का। लेकिन अगर डिक्री पूरी तरह से नल एंड वाइड है तब एग्जीक्यूटिंग कोर्ट उस तरह की डिक्री को एग्जीक्यूट करने के लिए बाध्य नहीं होगी। वासुदेव धनजी भाई मोदी का केस है इस पे, यानी एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री को लेकर के। नेक्स्ट पार्ट है सीपीसी का गवर्नमेंट सूट्स, और इसके लिए सेक्शन 80 इम्पॉर्टेंट है, जहाँ की नोटिस दी जाती है पहले 2 महीने पहले, ताकि गवर्नमेंट या तो पार्टी के ग्रीवांस को सेटिस्फाई करे या उसको अपने तैयारियों के लिए मौका मिले। तो ये 2 पर्पज़ को देखते हुए सेक्शन 80 का प्रोविज़न किया गया सूचना देने के लिए। यानी कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का मैटर है, स्टेट गवर्नमेंट का मैटर है या पब्लिक ऑफिसर का मैटर है, तो आपको पहले सूचना देनी पड़ेगी, तब आप सूट फाइल कर सकते हैं। अब इसका एक्सेप्शन क्या है कि अगर अर्जेंट कोई रिलीफ आपको चाहिए होगी तो धारा 80 की धारा 2 में अर्जेंट केसेस में बिना नोटिस के भी आप सूट फाइल कर सकते हैं। स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस गुंडगोला वेंकटा के मामले में धारा 80 को लेकर के डिसीजन दिया गया था। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, और इसकी बात धारा 89 में की गई है। सेटलमेंट आउटसाइड कोर्ट, यानी जो हमारे परंपरागत कोर्ट्स हैं उनके बाहर अगर कोई सेटलमेंट आप करते हैं तो उसी को हम अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के नाम से जानते हैं, ADR।
और इसमें क्या क्या कहा गया है, आर्बिट्रेशन, काउंसिलिएशन, मीडिएशन, लोक अदालत, जुडिशियल सेटलमेंट। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि 2023 में जब मीडिएशन एक्ट आ गया तो उसके बाद काउंसिलिएशन यहाँ से हटा लिया गया है। अब केवल आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, लोक अदालत और समझौता या जुडिशियल सेटलमेंट, 4 तरह के ही मीडियम मोड यहाँ पे हैं। अब इसके लिए अगर लैंडमार्क जजमेंट की बात करें तो ऊपर ही हम लोगों ने बात की थी कि सलेम एडवोकेट बार के मैटर में सीपीसी के अमेंडमेंट को यहाँ पे अप्रूव किया गया था और एडीआर की भी बात यहाँ पे की गई थी। अब नेक्स्ट पोर्शन है सीपीसी का अपील्स। सेक्शन 96 में फर्स्ट अपील की बात की गई है। अपील लाइज फ्रॉम एवरी ओरिजिनल डिक्री, यानी जो पहली डिक्री आती है पहली बार उसकी अपील की बात यहाँ पे की गई है। जब तक बार न किया गया, जब तक रोक न लगाई गई हो, तब तक हर ओरिजिनल डिक्री की अपील होगी और उसकी बात की गई है सेक्शन 96 में। क्वेश्चंस ऑफ फैक्ट एंड लॉ, यानी किसी ग्राउंड पे ये अपील हो सकती है। होल केस कैन बी रिकन्सिडर्ड, यानी पूरे केस को कंसिडर वहाँ पे किया जा सकता है पहली अपील में। और धारा 100 में दूसरी अपील की बात की गई है और ये केवल सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हो सकती है, फैक्ट के ग्राउंड पे ये सेकंड अपील नहीं होगी। कोंडीबा डगडू कदम के मामले में सेकंड अपील को लेकर के जजमेंट दिया गया था। सेक्शन 104 क्या कह रही है, अपील फ्रॉम ऑर्डर्स, यानी जो ऑर्डर्स होंगे उनकी भी अपील हो सकती है अगर वो यहाँ पे विशेष रूप से बताए गए हैं कि इन ऑर्डर्स की अपील होगी, तब उन्हीं ऑर्डर्स की केवल अपील हो सकती है। डिक्री की तरफ से प्रत्येक डिक्री की अपील नहीं होती है। यही एक बेसिक डिफरेंस ऑर्डर और डिक्री में है। अब नेक्स्ट पोर्शन रेफरेंस, रिव्यू और रिवीजन। सेक्शन 113 में रेफरेंस की बात की गई है। सबऑर्डिनेट कोर्ट में रेफर, यानी किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट को लगता है कि किसी लॉ के मैटर पे कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है, तो वो हाई कोर्ट को रेफ़र करता है मैटर को और हाई कोर्ट उसको डिसाइड करता है। तब उस डिसीजन के अकॉर्डिंग फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट मैटर को डिसाइड करता है। और इसके साथ अगर आप ऑर्डर को मिला के पढ़ना चाहें तो ऑर्डर 46 में रेफरेंस की बात की गई है। धारा 114 रिव्यू की बात करती है और किसी मैटर को लेके अगर कोई नया एविडेंस आ गया, कोई रिकॉर्ड पे कोई अपरेंट एरर है और कोई अदर सफिशिएंट रीज़न हो, तो कोई भी कोर्ट अपने ही डिसीजन का रिव्यू कर सकता है और आदेश 47 में रिव्यू की बात की गई है। तो आप 114 और 47 को मिला करके देख सकते हैं। रिवीजन की बात धारा 115 में की गई है। रिवीजन के लिए कोई ऑर्डर अलग से नहीं है और हाई कोर्ट के द्वारा रिवीजन किया जाता है। बीएनएसएस से एक डिफरेंस यहाँ पे है कि बीएनएसएस में सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को पावर है रिवीजन का, और सीपीसी में रिवीजन केवल हाई कोर्ट के द्वारा होगा। और जब कोई अपील, कब रिवीजन होगा, तो कोई अपील न लाई करती हो, कोर्ट ने ऐसा जुरिडिक्शन यानी इलीगल तरीके से किसी जुरिडिक्शन को एक्सरसाइज कर लिया हो, जुरिडिक्शन था उसके पास, फेल कर गया हो, उसने एक्सरसाइज ना किया हो, या जुरिडिक्शन था उसने यूज नहीं किया, जुरिडिक्शन नहीं था उसने यूज किया, या इलीगल तरीके से यूज किया। कुल मिला के कहने का मतलब ये है। और अपील लाई न करती हो तब रिवीजन फाइल किया जा सकता है। कहाँ फाइल किया जाएगा, तो हाई कोर्ट। अब इसके लिए अगर जजमेंट की बात करें तो मेजर एसएस खन्ना वर्सेस ब्रिगेडियर एफजे ढिल्लन का केस है इस पर इम्पॉर्टेंट, और शिव शक्ति कोऑपरेटिंग हाउसिंग सोसाइटी का मैटर है इस पर। अब मिसलेनियस पार्ट, जो लास्ट पार्ट है आपका, रेस्टिट्यूशन, यानी एक मैगजीम है, एक्टस क्यूरी नेमिनेम ग्रेविबिट, यानी एन एक्ट ऑफ कोर्ट सेल प्रिजुडिस नो वन, यानी कि कोर्ट का एक्शन जो होता है उसकी वजह से किसी के साथ प्रिजुडिस नहीं होती है या अन्याय नहीं होता है। तो इसलिए अगर कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया, यानी कहा कोर्ट ने कि ए जो है वो बी को प्रॉपर्टी देगा, तो अब ऐसी डिक्री आ गई, लेकिन अपील में जाकर के इस डिक्री को उलट दिया गया, रिवर्स कर दिया गया। यानी अब कहा गया कि नहीं, जो डिक्री आई थी कि ए देने के लिए बाध्य है बी को, तो अब ए देने के लिए बाध्य नहीं है, ऐसा रिवर्सल हो गया डिक्री का। तो अब बी को अगर कुछ मिल चुका था तो बी से वापस दिलाया जाएगा ए को। इसी बात को हम रेस्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं और इसकी बात धारा 144 में की गई है। वेयर डिक्री इज वेरीड और रिवर्स, पार्टीज मस्ट बी रिस्टोर टू देयर ओरिजिनल पोजीशन, यानी अपने ओरिजिनल पोजीशन में जो डिक्री के पहले थी उस पोजीशन में लाना ही रेस्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। सेक्शन 148 क्या कह रहा है, इनलार्जमेंट ऑफ टाइम, यानी कहीं पे सीपीसी में कोई प्रोविज़न में कोई टाइम दिया गया, जैसे हम लोग बात करें कि 30 दिन का टाइम दिया गया समन के लिए, तो अब इस टाइम को अगर बढ़ाना हो तो
हर सेक्शन में एक्सेप्शंस सेक्शंस के साथ भी दिए गए हैं कि अब 30 दिन का कहीं टाइम है तो हम उसे 45 दिन तक बढ़ा सकते हैं, 15 दिन बढ़ा सकते हैं। लेकिन उसके बाद सबके बाद पूरी सीपीसी में कहीं कोई टाइम है तो उसको बढ़ाने का पावर एक अलग से 148 में दे दिया गया कि यहाँ पे कोर्ट अलग से इस पावर को यूज़ करके भी टाइम को बढ़ा सकता है। धारा 148 ए क्या कह रहा है, तो यदि आपके खिलाफ यानी ए के खिलाफ कोई मुकदमा आने की संभावना है, कोई सूट प्रोसीडिंग आने की संभावना है, तो ए पहले से ही कोर्ट में एक कैविएट लगाता है इस बात के लिए कि मुझे पहले सुन लिया जाए तब कोई ऑर्डर पास किया जाए। तो यानी सावधानी का नियम यह है और इसी बात को हम कैविएट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट सेक्शन 149 क्या कह रही है, कोर्ट फ़ी की बात कर रही है कि अगर डिफिशियंसी है कोर्ट फ़ी में तो फिर से उसे कोर्ट की परमिशन से सही किया जा सकता है, उचित कोर्ट फ़ी सबमिट की जा सकती है। इनहेरेंट पावर्स की बात की गई है सेक्शन 151 में, और बीएनएसएस से अगर आप डिफरेंस करने की कोशिश करें तो वहाँ पे इनहेरेंट पावर केवल हाई कोर्ट को दिया गया है धारा 528 में, जबकि यहाँ इनहेरेंट पावर सभी कोर्ट को मिला हुआ है, यहाँ हाई कोर्ट का नाम नहीं लिया गया। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन ऑफ सीपीसी, कोर्ट पजेस इनहेरेंट पावर्स, यानी सभी नीचे से लेकर के हाई कोर्ट तक सभी कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर है। और सुप्रीम कोर्ट के लिए अलग से पावर है, ये आप सभी को पता है, उसके लिए एक अलग आर्टिकल ही है कॉन्स्टिट्यूशन में, टू प्रिवेंट एब्यूज़ ऑफ प्रोसेस टू सिक्योर द एंड्स ऑफ जस्टिस। और इसी तरह के वर्डिंग की यूज़ धारा 528 में बीएनएसएस में भी की गई है। कैन नॉट ओवरराइड एक्सप्रेस प्रोविजन ऑफ सीपीसी, लेकिन इस इनहेरेंट पावर का यूज़ करके सीपीसी के जो एक्सप्रेस प्रोविजंस हैं उनको डिफीट नहीं किया जा सकता। और इसी तरह से अगर कोई किसी मामले पर रोक लगाई गई हो तो उस मैटर को भी सॉल्व करने के लिए इनहेरेंट पावर का यूज़ नहीं किया जा सकता है। तो यूज़ कहाँ किया जाएगा, तो ओनली वेयर सीपीसी साइलेंट, जहाँ कोई प्रोविज़न नहीं है सीपीसी में तो उस गैप को फुलफिल करने के लिए इनहेरेंट पावर का यूज़ किया जाता है कोर्ट के द्वारा, चाहे वो बीएनएसएस की बात हो चाहे सीपीसी की बात हो। मनोहर लाल चोपड़ा का केस है इस पर इम्पॉर्टेंट, के वेलुस्वामी का केस है इसके लिए इम्पॉर्टेंट। सेक्शन 152 क्या कह रही है, क्लर्कल और अर्थमेटिकल मिस्टेक्स के लिए। और इसी तरह की बात क्रिमिनल लॉ में भी की गई है कि इस तरह के मिस्टेक को दूर किया जा सकता है, यानी पूरे जजमेंट का रिव्यू तो नहीं किया जा सकता लेकिन क्लर्कल और अर्थमेटिकल मिस्टेक को दूर किया जा सकता है बीएनएसएस में भी और सीपीसी में भी। और सीपीसी में रिव्यू भी किया जा सकता है, वहाँ पे रिव्यू नहीं किया जा सकता। कोर्ट में करेक्ट एक्सीडेंटल स्लिप्स और क्लर्कल मिस्टेक इन जजमेंट्स, डिक्री और ऑर्डर एट एनी टाइम, किसी भी समय इसमें संशोधन परिवर्तन करके उसको सुधारा जा सकता है, सही किया जा सकता है। जनरल पावर ऑफ अमेंड, कोर्ट में अमेंड डिफेक्ट्स और एरर्स इन प्रोसीडिंग टू डिटरमाइन द रियल कंट्रोवर्सी, यानी वास्तविक जो विवाद है उसको सुलझाने के लिए कोर्ट किसी तरह का अमेंड कर सकता है। आपको आई होप कि ये फ्रूटफुल होगा लेक्चर, आप थोड़ा सा रिलैक्स फील कर पाएंगे सीपीसी को लेकर के, और आपने समय दिया इसके लिए आपको धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, गुड, गॉड ब्लेस यू। आप अपना प्रीलिम्स का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएँ और फिर से आप मेंस के लिए जुड़े हम लोगों के साथ। धन्यवाद।